ओके तो आपका 14 तारीख से कमल सर के लेक्चर रहेंगे। कमल किशोर शर्मा सर जो अपने यहाँ सेंटर हेड है, उनके लेक्चर रहेंगे। वो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करवाएंगे, ठीक है। एंड और अभी आपका जो सिलेबस रहेगा, अभी कमल सर रहेंगे, फिर हम थोड़ा सा पेयर में ही लेते हैं कमल सर में, तो आपका कुछ टॉपिक सर लेंगे, कुछ टॉपिक मैं लूंगा, इस तरह से चलेगा आपका सिलेबस, ठीक है। चलिए वो सब तो होते रहेगा आपका। आपको एक चीज मैं बोल रहा था कि काइनेमेटिक्स, एनएलएम, यूनिट डायमेंशन का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट, वेक्टर्स, वर्क पावर एनर्जी के कॉन्सेप्ट, खासकर कंजर्वेटिव फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी, ये पूरा यूज होने वाला है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो सभी बच्चे इन टॉपिक्स को एक बार शॉर्ट में रिकैप कर ले तो बेस्ट रहेगा। जैसे कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, अभी हमारा जो रिवीजन शेड्यूल था उसमें ये टॉपिक नहीं था कंजर्वेटिव फोर्स वगैरह, पर आप लोग अच्छे से इसको रिकैप करना कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, हाउ पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड, हाउ वर्क ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स इज रिलेटेड टू पोटेंशियल एनर्जी, है ना। ये सब यूज होगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन में चेंज से कैसे अपन इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो काफी बेसिक बेसिक चीजें आपको देखना है, ठीक है। कमल सर ये वो ओसी पढ़ाने वाले सर नहीं है, अपने सेंटर हेड फिजिक्स वाले कमल सर है। चलिए सो स्टार्ट करते हैं। मैंने काइनेमेटिक्स में लास्ट क्लास में 1D के काफी चीजें करा दी थी, अब 2D के कुछ कॉन्सेप्ट्स अपन देख रहे थे। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था व्हेन अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर पार्टिकल पे फोर्सेस ऐसे है कि वो कांस्टेंट है, पार्टिकल पे, यस गगनदेव, पार्टिकल पे फोर्सेस ऐसे है जो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन में मोशन कैसा होता है, हमने इसके एग्जांपल देखे थे। अगर वेलोसिटी इज अलोंग द एक्सेलरेशन तब तो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, बट व्हेन वेलोसिटी इज इन डिफरेंट डायरेक्शन देन एक्सेलरेशन डायरेक्शन, एक्सेलरेशन वेलोसिटी डायरेक्शन जब अलग होती है तो मोशन पैराबोलिक पाथ पे होता है। और ये जो पैराबोला पाथ होता है, इस पाथ का एक्सिस, इस पैराबोला का जो एक्सिस होता है, इट इज अलोंग द एक्सेलरेशन। तो ये कुछ फैक्ट है जो आपको याद रखना पड़ेगा। इसको आपने 11th में डिराइव भी करा है, 11th में आपने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में होता क्या है, आप पार्टिकल को ग्राउंड से फेंक देते हो, एक ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का जो केस पढ़ा है उसमें, और पार्टिकल का एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से जी डाउनवर्ड होता है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी देखो एंगल पर है, और यहाँ पे ऑब्ट्यूस एंगल है उनके बीच में। तो ऑब्ट्यूस एंगल के केस में हमने देखा था कि पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, इट विल बी अ प्रोजेक्टाइल पाथ और पैराबोलिक पाथ, और इस पाथ में कहीं पर मैक्सिमा आएगा, और मैक्सिमा के बाद फिर पूरा प्रोजेक्टाइल पाथ ऐसा हो जाएगा। ये बेसिकली एक पैराबोला है। इस पैराबोला को आप चाहो तो एक्सटेंड भी कर सकते हो। अगर यहाँ ग्राउंड होगी तो पार्टिकल तो ग्राउंड पे आके रुक जाएगा, है ना। अगर मान लो कि यहाँ पे फ्लोर है तो फ्लोर पे आके टकरा के रुक जाएगा, पर फ्लोर नहीं होती तो पार्टिकल ये मोशन कंटिन्यू करता इन प्रोजेक्टाइल पाथ और पैराबोलिक पाथ। ये जो पैराबोला बनता है, इसकी प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, इसका जो एक्सिस होता है, आपने पैराबोला पढ़ा है 11th में कोऑर्डिनेट्स में, तो आप जानते हो पैराबोला का एक्सिस का मतलब क्या होता है। पैराबोला का जो एक्सिस होता है, इट इज अलोंग द एक्सेलरेशन। ये अब जो कॉन्सेप्ट है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी जरूरत पड़ती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कई बार हमें चार्ज को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन कराने का बोल देते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड जो हर जगह बिल्कुल सेम है, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को फेंक देते हैं, या उसको छोड़ दिया, या उसको कुछ वेलोसिटी देके रिलीज कर दिया, है ना, उसकी कुछ वेलोसिटी दे दी, कुछ हो गया। अब चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगता है, फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड वो आता है Q इंटू ई, और फोर्स को मास से डिवाइड करो तो यू विल गेट एक्सेलरेशन, है ना। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट आता है, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा तो वहां पर भी मोशन जो हो सकता है या तो स्ट्रेट लाइन पाथ में हो सकता है या पैराबोलिक पाथ में हो सकता है। तो ये पैराबोला के जो कॉन्सेप्ट है एग्जिट वहां यूज करना पड़ते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि डबल फोर्सेस लग रहे हो, दो तरह के फोर्स लग रहे हो, मतलब कि पार्टिकल पे ग्रेविटी भी लग रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स भी लग रहा है, दो दो फोर्सेस लग रहे हैं, और दोनों ही कांस्टेंट है। जैसे कोई चार्ज पार्टिकल दे दिया और बोल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है, और ग्रेविटी आप जानते हो वर्टिकल ही होती है ना। तो ग्रेविटी की वजह से पार्टिकल पे वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, उसका मास दे दिया mg, और चार्ज होगा तो क्यू फोर्स लगेगा। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, इनका जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो भी कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट है, तो रिजल्टेंट इनका एक्सेलरेशन निकाल लो। मान लो इनका रिजल्टेंट की डायरेक्शन ये आ रही है,
तो इस डायरेक्शन में एक्सिस होगा पैराबोला का, जो भी रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन है वो एक्सिस की डायरेक्शन हो जाएगी। और इन दोनों की वजह से नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेट फोर्स विच विल बी mg स्क्वायर प्लस qe स्क्वायर का रूट, ये नेट फोर्स हो जाएगा। नेट फोर्स को मास से डिवाइड कर दो तो ये इफेक्टिव एक्सेलरेशन आ जाएगा, ये इफेक्टिव। तो पार्टिकल इस इफेक्टिव एक्सेलरेशन से अपना प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। अब जो भी प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूलेज होते थे वो सब यहाँ पे भी लग जाएंगे, है ना। तो आपको फॉर्मूले सारे याद होना चाहिए प्रोजेक्टाइल मोशन के, है ना, अदरवाइज फिर क्वेश्चन में आपको टाइम ज्यादा लगेगा अगर फॉर्मूले याद नहीं रखोगे तो। अब अपन प्रोजेक्टाइल मोशन पे आ जाते हैं। ये मैंने थोड़ा बताया कि व्हाई वी रिक्वायर्ड दिस कॉन्सेप्ट्स इन क्लास 12। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जरूरत क्या पड़ेगी आपको, ये थोड़ा आइडिया दिया मैंने। अब वापस आ जाते हैं कि अपन ने पढ़ा क्या था प्रोजेक्टाइल मोशन में, है ना। तो प्रोजेक्टाइल मोशन आपने 3 तरह के पढ़े होंगे। पहला, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से पार्टिकल को किसी एंगल से थ्रो करना, जो ये बोर्ड पे बनाया मैंने। दूसरा आपने पढ़ा होगा कि एक हाइट से पार्टिकल को थ्रो कर दिया, किसी हाइट से पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर दिया, है ना। फिर हॉरिजॉन्टल के अलावा इसमें भी एंगल पे प्रोजेक्शन का भी केस होता है कि हाइट से पार्टिकल को एंगल पे थ्रो कर दिया, ऐसा भी केस होता है। ये आपने 3 स्टैंडर्ड प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े होंगे। फिर उसके अलावा इंक्लाइन पे प्रोजेक्टाइल भी पढ़ा होगा, इंक्लाइन पे प्रोजेक्टाइल फेंकते हैं। अब वो एक्चुअली इन 3 का ही एग्जांपल हो जाता है, मतलब वो इन 3 से ज्यादा अलग नहीं है, ठीक है। ये 3 स्टैंडर्ड केस होता है प्रोजेक्टाइल मोशन के। और फिर इंक्लाइन पे प्रोजेक्टाइल, वो भी एक केस होता है। चलो उसको भी बना देता हूँ, इंक्लाइन पे पार्टिकल फेंक देना। अब इन सब में फॉर्मुलेज वगैरह क्या आते हैं, वो कैसे निकलते हैं, ये काम की चीज है। देखो जेई मेंस के लिए फॉर्मूले रटना चाहिए जिससे क्वेश्चन जल्दी हो जाए, और जेई एडवांस के लिए कॉन्सेप्ट भी याद होना चाहिए कि वो फॉर्मूले डिराइव कैसे हुए थे, है ना। जेई मेंस में फॉर्मूले सिर्फ याद करके काम चल जाता है, और जेई एडवांस के लिए आपको फॉर्मूले के पीछे का लॉजिक भी सबका आना चाहिए। उस लॉजिक के बिना जेई एडवांस के क्वेश्चन में कई बार फंस जाओगे। तो अपन एक बार कॉन्सेप्ट एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। पार्टिकल को फेंका, पार्टिकल का पाथ जो होगा पैराबोला, कैसे प्रूव करेंगे। पहले तो ये समझते कि पाथ कैसे प्रूव करते हैं। तो पाथ के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा हम पार्टिकल के ना पोजीशन वेक्टर को डिराइव कर लेते हैं, पार्टिकल की पोजीशन निकाल लेते हैं। किसी भी जनरल पॉइंट की पोजीशन, मान लो कि ये ओरिजिन था, सबसे पहले आपको पोजीशन के लिए ओरिजिन डिफाइन करना पड़ेगा, एक्स वाई एक्सिस डिफाइन करना पड़ेंगे। तो स्टैंडर्ड रहता है कि पार्टिकल जहां से फेंका उसी को ओरिजिन ले लो, ये एक्स एक्सिस ले लिया, वाई एक्सिस ले लिया। नॉर्मली हम सब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सिस लेते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में वाई एक्सिस लेते हैं नॉर्मली। इसका मतलब यानी कि ऐसा ही लेना है, नॉर्मली ऐसा लेते हैं। हम बिना बोला एक कन्वेंशन है कि नॉर्मली ऐसा लेना चाहिए, बट आपकी इच्छा आपको कैसा लेना है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। अब पार्टिकल का जनरल पॉइंट मान लीजिए ये है एक्स वाई, यहाँ पर पार्टिकल पहुंचा है, स्टार्टिंग में t0 पे फेंका था और जनरल टाइम पे यहाँ पहुंचा है। तो x एक्सिस के अलावा उसका डिस्प्लेसमेंट x का हुआ, y एक्सिस के अलावा y का हुआ, और आपको x में और y में एक्सेलरेशन पता है। आप जो भी एक्सेलरेशन है उनको x और y में तोड़ सकते हो। acceleration in x direction is 0, acceleration in y direction is minus g, because g is in negative direction, negative y में इसलिए minus g लिख दिया। तो करते क्या थे अपन प्रोजेक्टाइल मोशन में, हम हमेशा एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स ले लेते हैं अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। वेलोसिटी की भी एक्स और वाई एक्सिस में कंपोनेंट ले लो, u का x में कंपोनेंट ले लो, ux बोल दो उसको, वो हो जाएगा u cos थीटा। u का y में कंपोनेंट ले लो, वो हो जाएगा u sin थीटा। अब देखो x में एक्सेलरेशन नहीं है, 0 है, तो x की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, दिस ux विल बी कांस्टेंट। किसी भी टाइम पे v जो आएगा पार्टिकल का x में वो सेम आएगा u के, तो ये कांस्टेंट आ जाएगा बिकॉज एक्सेलरेशन इज 0। और वैसे y की वेलोसिटी लिख सकते हो जनरल टाइम पे, v इक्वल टू u प्लस at लगा दो, तो vy इक्वल टू uy, एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो माइनस जी टी लगा देना, ठीक है। तो ये तो वेलोसिटी निकालने की आ गई बात अपनी। अब पोजीशन निकालना, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल, अब एक्स में तो एक्सेलरेशन ही नहीं है तो सीधा वेलोसिटी इनटू टाइम कर दो, कांस्टेंट स्पीड है तो। और y के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यहाँ प्लस लगाया था बट एक्सप्रेशन नेगेटिव है तो माइनस हो गया। तो जनरल टाइम का y और x कोऑर्डिनेट आ गया। अब y और x कोऑर्डिनेट में देखो टाइम कॉमन है, तो इनमें टाइम एलिमिनेट कर लोगे ना तो पाथ की इक्वेशन आ जाएगी। x और y में इक्वेशन मतलब पाथ की इक्वेशन, तो दो इक्वेशन में टाइम एलिमिनेट कर लो तो पाथ की इक्वेशन आ जाएगी। चलो, तो ये पाथ की इक्वेशन कैसे निकालते हो बताया मैंने। अब वो पाथ की इक्वेशन प्रोजेक्टाइल वो पैराबोला की इक्वेशन आती है तो उससे प्रूव हो जाता है पैराबोलिक मोशन होता है। उसके बाद फिर अब इसके बारे में पूछते हैं कि मैक्सिमम हाइट क्या होगी पार्टिकल की, ये यहाँ मैक्सिमम हाइट होगी। मैक्सिमम हाइट जब होगी
तो और ऊपर नहीं जा रहा हूं, और ऊपर नहीं जा रहा, इसका मतलब y डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी 0 होना चाहिए, है ना। अगर y कोऑर्डिनेट मैक्सिमम है, इफ समथिंग इज मैक्सिमम, उसका रेट ऑफ चेंज शुड बी 0। ये पूरे फिजिक्स में लगा सकते हो कॉन्सेप्ट। इफ समथिंग इज मैक्सिमम, उसका रेट ऑफ चेंज 0। इफ y कोऑर्डिनेट इज मैक्सिमम, उसका रेट ऑफ चेंज 0। y का रेट ऑफ चेंज इज डायरेक्शन y में वेलोसिटी, y का रेट ऑफ चेंज इज y की वेलोसिटी। सही है, चलो। तो y का रेट ऑफ चेंज मतलब y की वेलोसिटी, y डायरेक्शन की वेलोसिटी। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर y का रेट ऑफ चेंज 0 होगा डेफिनेटली, तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 है, तो y की वेलोसिटी 0 करो तो टाइम आ जाएगा, है ना। बेसिक लॉजिक रिकैप करा रहा हूं मैं कि कैसे निकालते थे टाइम यहां पहुंचने का। तो टाइम निकालने के लिए यहाँ y की वेलोसिटी 0 कर दो तो टाइम आ जाएगा, ठीक है। फिर उस टाइम पे हाइट निकाल लो, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आ जाएगा। वो जो टाइम आता है वो टाइम यहाँ से देखोगे तो टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट हो जाएगा u sin थीटा बाय g, दिस इज बेसिकली uy बाय g, है ना। और उस पर हाइट निकालोगे तो आ जाएगी uy स्क्वायर बाय 2g। ये बिल्कुल वही हाइट आ रही है जैसे किसी पार्टिकल को सीधा ऊपर फेंक दो, ऊपर की वेलोसिटी जो भी है uy का स्क्वायर बाय 2g, तो मैक्सिमम हाइट आ जाती है। तो ये मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि यहाँ का टाइम निकालो y कोऑर्डिनेट मैक्सिमम का और वहां पुट कर दो, ऐसे निकाल सकते हो आप, ठीक है। यस, और अब यहाँ का टाइम जो आया है उसके बाद आपसे कई बार पूछते कि यहाँ पे कब पहुंचेगा पार्टिकल, वापस एक्स एक्सिस पे कब पहुंचेगा। जब वापस एक्स एक्सिस पे आएगा तो y कोऑर्डिनेट विल बी 0। लॉजिक ये लगाना है कि वो वापस एक्स एक्सिस पे आएगा तो यहाँ इस पोजीशन पे उसका y कोऑर्डिनेट 0 है, तो y कोऑर्डिनेट 0 होने का टाइम निकाल लो यहाँ से, तो वो आपको टाइम ऑफ फ्लाइट दे देगा। टोटल मोशन का टाइम मतलब यहाँ पर आने का टाइम, वो निकालने के लिए क्या करेंगे, जब वो वापस यहाँ आया उसका y कोऑर्डिनेट 0 है, तो y कोऑर्डिनेट 0 का टाइम निकाल लो तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाता है। इसमें y को 0 पुट करो, सॉल्व करो तो टाइम ऑफ फ्लाइट आता है 2uy/g। फिर टाइम ऑफ फ्लाइट देखकर और ये देख के समझ में आ रहा है कि टाइम ऑफ फ्लाइट इज एक्जेक्टली डबल ऑफ दिस टाइम। इसका मतलब यहाँ से यहाँ जाने का टाइम और यहाँ से यहाँ जाने का टाइम इक्वल, ठीक है। तो ये सब अपन को समझ में आ रही चीजें। चलो, अब टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया तो इतने टाइम में एक्स में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हो जाएगा रेंज। इस डिस्टेंस को रेंज बोलते हैं, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड रेंज। तो रेंज कैसे निकालेंगे, रेंज इज द डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, है ना। रेंज इज डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। तो एक्स का डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखते थे अपन, ये लिखा एक्स की जो वेलोसिटी इनटू टाइम, एक्स की वेलोसिटी u cos थीटा कांस्टेंट थी और यहाँ पर जो टाइम हुआ था वो t हुआ था टाइम ऑफ फ्लाइट, तो उसको टाइम ऑफ फ्लाइट रख दो, ये है ux और टाइम ऑफ फ्लाइट आया था 2uy/g, तो आ जाएगी रेंज। ux uy की वैल्यू डाल दो तो अपन को पूरा फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। तो सारे लॉजिक जो होते हैं वो एक बार रिकैप कर रहे हैं अपन। तो रेंज कैसे निकालते हैं वो समझा अपन ने, वो सिंपल चीज है। यहाँ पर टाइम जो है वो यहाँ का टाइम पता है तो ये डिस्टेंस के लिए वेलोसिटी x की कांस्टेंट थी इनटू टाइम कर दिया तो रेंज आ गई। तो ये हमने नॉर्मल जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसकी फॉर्मुलेस वगैरह डिराइव कर। अब इनके भी फिर आपको कुछ वेरिएशन याद होना चाहिए, जैसे जो रेंज आती है इसका फॉर्मूला हमें बताता है कि एक वैल्यू ऑफ एंगल पे मैक्सिमम होती है 45 डिग्री पे। फिर इसका जो फॉर्मूला आता है ये क्या आता है, फॉर्मूला में लिख देता हूँ, दिस बिकम्स u स्क्वायर इनटू sin 2 थीटा बाय g। नाउ दिस sin 2 थीटा, अगर मैं रेंज का थीटा के साथ ग्राफ बनाऊं, रेंज का ग्राफ बनाओ विद थीटा, तो ग्राफ sin 2 थीटा का ग्राफ होना चाहिए जब थीटा हो जाएगा π/2 तो 2 थीटा विल बिकम पाई एंड साइन में 0 टू पाई का ग्राफ ऐसा होता है। तो रेंज का ग्राफ कुछ ऐसा होगा। अब ये ग्राफ हमें बता रहा है कि एक पॉइंट पे रेंज मैक्सिमम है और सिमेट्री से साफ साफ क्लियर समझ में आ रहा है ये π/4 पे मैक्सिमम है। और सिमेट्री के ग्राफ, इसका मतलब मैं π/4 एंगल से थोड़ा इधर या थोड़ा उधर जाऊं, मतलब π/4 माइनस अल्फा या π/4 प्लस अल्फा एंगल पे देखूं तो मुझे रेंज सेम मिलेगी, रेंज सेम मिलेगी। यहाँ से थीटा एंगल या उधर से थीटा मतलब 90 माइनस थीटा पे जाओ तो रेंज सेम आती है। रेंज इज इक्वल एट एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा। प्रोजेक्शन का एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा रखो तो रेंज सेम आती है बिकॉज दिस ग्राफ इज सिमेट्रिकल, ठीक है। चलो, तो इसमें भी काफी क्वेश्चन बन जाते हैं। पार्टिकल को अलग अलग एंगल में फेंका, किस किस की रेंज मैक्सिमम आएगी ऐसा पूछ लेते हैं, तो वो अपन को समझ में आ रहा है π/4 पे जो एंगल π/4 के सबसे क्लोज उस पे सबसे ज्यादा रेंज। हाइट मैक्सिमम भी पूछते कई बार, तो हाइट वाला फॉर्मूला तो ये रहा uy² 2g, वो मैक्सिमम होने के लिए uy सबसे ज्यादा होना चाहिए,
वाई की वेलोसिटी सबसे ज्यादा वो कब होगी जब पार्टिकल को सीधा ऊपर फेंको। ठीक है, चलो फिर कुशाग्र पूछ रहा है ये ग्राफ किसका है। बेटा ये ग्राफ देखो, ये फॉर्मूला किसका था, साइन टू थीटा का था, तो साइन टू थीटा का ग्राफ है ना, दिस इज नॉट पैराबोला, दिस इज साइन टू थीटा ग्राफ। ठीक है, चलो तो ये अपन ने रेंज का एक बार शॉर्ट में रिकैप देखा। अच्छा ये हाइट मैक्सिमम के बारे में बताया मैंने, हाइट मैक्सिमम कब होती है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम के लिए क्या करोगे, वो देखो फॉर्मूला क्या है, 2uy/g, तो uy मैक्सिमम होना चाहिए, y की वेलोसिटी मैक्सिमम वो कब होगी जब पार्टिकल सीधा 90 डिग्री पे फेंको, ऊपर फेंको, तो y की वेलोसिटी मैक्सिमम आएगी। तो बाकी चीजों का भी आपको पता होना चाहिए। अब पार्टिकल को 90 डिग्री पे फेंको तो हाइट मैक्सिमम हो रही थी, और 45 पे फेंको तो रेंज मैक्सिमम हो रही थी। तो जो हाइट मैक्सिमम पॉसिबल है और रेंज जो मैक्सिमम पॉसिबल है, इनका भी रिलेशन पूछ लेते हैं। अच्छा जनरल रिलेशन, हाइट जो मैक्सिमम पॉसिबल होती है, ये पूरा u y में हो जाए, हो जाएगी u²/2g, और यहाँ से जो मैक्सिमम रेंज आती है वो आती है u²/g। तो दिस हाइट मैक्सिमम इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम रेंज, दिस इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम रेंज, but remember this maximum height is at angle theta 90 degree and this range maximum is at theta 45 degree। ये 45 की रेंज है और 90 की हाइट, इनका रिलेशन ये आ रहा है। ठीक है, और फिर जनरल थीटा एंगल का हाइट और रेंज का रिलेशन क्या आता है, 4h = r tan थीटा, ऐसा कुछ बनता है ना, ऐसे कुछ आता है क्या, 4h = r tan थीटा, किसी जनरल एंगल का हाइट और रेंज, ये रेंज का फॉर्मूला था, इधर हाइट का फॉर्मूला था, उनको रिलेट कर लो तो ये फॉर्मूला आता है। ये भी बहुत काम की चीज है, कभी कभी अपन को प्रोजेक्शन का एंगल दे देते हैं, उसके इसकी रेंज और हाइट का रिलेशन पूछ लेते हैं, तो ये रिलेशन आता है। अच्छा इससे समझ में आ रहा है, जब थीटा 45 होगा तो रेंज का 1/4 हाइट आएगी, तो थीटा 45 पे रेंज मैक्सिमम होती है, थीटा 45 डिग्री पर, 45 डिग्री पर पार्टिकल को थ्रो करो तो उसकी रेंज भी तो मैक्सिमम हो जाएगी, और हाइट जो होगी वो रेंज का 1/4 होती है। रेंज मान लो r है, तो इस समय जो हाइट आएगी वो r/4 आती है। ये 45 डिग्री पर हाइट है, और ये जो हाइट मैक्सिमम थी 90 पे थी, है ना, तो 90 पे हाइट इस समय की रेंज का आधा है ना, तो ये अलग एंगल की हाइट है, इसको याद रखना। चलो तो ये अपने नॉर्मल प्रोजेक्टाइल का अपने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट रिकैप करें। क्या ये सब चीजें क्लियर है? ओके वेरी गुड, है ना। अब मैं क्वेश्चन चाह रहा हूँ पूछना आपसे, तो क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, करके बताओ मुझे। एक पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल मोशन करवा रहे हैं अपन, उसको फेंका गया और पार्टिकल मैक्सिमम हाइट h पे पहुंच रहा था, h/2 हाइट, h/2 हाइट से h हाइट जाने में टाइम कितना लगेगा बताना है। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट t है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट t है, पार्टिकल का टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट t है। अब आपको बताना है पार्टिकल h/2 हाइट से h हाइट कितने टाइम में पहुंचेगा। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट तो t है, पार्टिकल h/2 से h हाइट कितने टाइम में पहुंचेगा, करो। हाइट h के टर्म में आंसर देना है। क्वेश्चन फिर से बोलता हूँ, एक पार्टिकल को फेंका है किसी एंगल पे किसी स्पीड से, उसकी मैक्सिमम हाइट h आ रही थी और टाइम ऑफ फ्लाइट t आ रहा था। अब आपको बताना है जब उसे मैं फेंकूंगा तो मैक्सिमम हाइट h/2 हाइट से h हाइट पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ये बताना है इन टर्म्स ऑफ h के टर्म में आंसर देना है, कैपिटल h के टर्म में आंसर देना है। चलो वेरी गुड शांतनु, वेरी गुड शांतनु, बहुत बढ़िया, सही आंसर है आपका। बाकी बच्चे भी दीजिए आंसर।
एक आंसर आया अभी तक मेरे पास शांतनु का। बहुत आसान क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इसका। शांतनु का भी आंसर आ गया, जल्दी से आप सब भी दीजिए। अगर आप ज्यादा टाइम ले रहे हैं इसका मतलब थोड़ा गलत डायरेक्शन में सोच रहे हो, थोड़ा आसान तरीका हो सकता है इसको करने का। सर्वेश नहीं बेटा, केवल मुझे एच के टर्म में आंसर चाहिए, मुझे सिर्फ एच के टर्म में आंसर चाहिए। युवा है तो मैंने दिया ही नहीं है सर्वेश। यस, टाइम निकालना है गगनदीप, टाइम निकालना है फॉर रीचिंग फ्रॉम h/2 टू h हाइट, यहाँ से यहाँ जाने का टाइम। कुशागर, दिस इज नॉट इन द डायमेंशन ऑफ टाइम, आपका आंसर टाइम के डायमेंशन का ही नहीं। यशवर्धन, एवरीवन को आंसर नहीं देना था। निकुंज नहीं बेटा, एच के टर्म में आंसर पूछा है मैंने। चलो, यशवर्धन का आंसर सही है, यशवर्धन ने सबको भेजा था आंसर, तो यशवर्धन का आंसर सही है। ठीक है, कोई बात नहीं, यशवर्धन सही आंसर है आपका। तो यशवर्धन, कुड यू एक्सप्लेन कैसे करा, सभी बच्चों को बताओगे कैसे करा? माइक ऑन करके बोल सकते हो आप। कुछ हिंट दे दीजिए सबको, कैसे करा आपने? हाँ ठीक है, कैसे, जल्द सबको बताओ ना, बाकी बच्चों को माइक ऑन करके बोल दो। माइक नहीं है, कोई बात नहीं। चलो देखो, मैं आइडिया देता हूँ कैसे करना चाहिए। यहाँ टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब पार्टिकल होता है तो y की वेलोसिटी उसकी जीरो होती है। एट टॉप मोस्ट पॉइंट द वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज जीरो, यहाँ पर वेलोसिटी y डायरेक्शन से जीरो होती है। तो यहाँ से इधर आना वो इक्विवेलेंट होता है यहाँ से यहाँ जाना। y डायरेक्शन में मोशन जो होता है, क्योंकि मोशन सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक है इसलिए h/2 से h जाना और h से h/2 आना इज आइडेंटिकल। अब पार्टिकल h हाइट से एक्चुअली वेलोसिटी जीरो है, मतलब जीरो वेलोसिटी से फॉल हो रहा है, उसको जीरो स्पीड दे दी y डायरेक्शन में, वहां पे वो फॉल हो रहा है, जस्ट फॉलिंग। और यहाँ से यहाँ आना मतलब कितनी हाइट फॉल हुआ, h/2। इन दिस फॉल ऑफ h/2 हाइट, h/2 हाइट फॉल करने में टाइम क्या लगेगा? तो जीरो स्पीड से जब पार्टिकल को छोड़ा जाता है तो मोशन अंडर ग्रेविटी में से जो टाइम लगता है वो √2h/g होता है ना, तो बस वही टाइम होना चाहिए यहाँ से आने का। but that time should be √2, falling is by distance h/2 by g। ये आना चाहिए आंसर, समझ में आ रहा है? समझिए अच्छे से। यहाँ पे पार्टिकल की y डायरेक्शन की वेलोसिटी जीरो है, तो उसको जीरो स्पीड से ग्रेविटी में मोशन करना है बाय हाइट ऑफ h/2, तो जो टाइम लगेगा वो आएगा √2 टाइम डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट इज ऑफ h/2 और g डिवाइड कर दिया, सिंपल। ठीक है, चलो बहुत आसान क्वेश्चन था ये, मतलब बेसिक लॉजिक लगाना था इसके अंदर बस। भाई ग्रेविटी के अंदर मोशन होता है वाई डायरेक्शन में, तो ग्रेविटी के अंदर जो मोशन होता है उसकी इक्वेशन यूज कर सकते हो। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मोशन होता है वाई डायरेक्शन में, तो वो यूज कर लिया बस। ठीक है, चलो एक आसान सा क्वेश्चन पूछा मैंने। फिर बाकी भी सिचुएशन देख लेते हैं अपन प्रोजेक्टाइल मोशन की। क्वेश्चंस तो और आपके पास ही मॉड्यूल में करने के लिए है ना, मैं थ्योरी रिकैप करा रहा हूँ, क्वेश्चंस तो आप कर सकते हो। तो सेकंड केस क्या होता था प्रोजेक्टाइल मोशन का, वो देखते हैं। पार्टिकल को किसी हाइट से हॉरिजॉन्टली थ्रो कर दिया, पार्टिकल को किसी हाइट से हॉरिजॉन्टली थ्रो कर दिया। इस केस में क्या होता है,
वाई डायरेक्शन में अभी अपन ने देखा जैसे यहाँ मोशन इन वाई डायरेक्शन, क्योंकि वाई में इनिशियल स्पीड 0 थी, तो बिल्कुल ग्रेविटी के अगेंस्ट वाला मोशन हो जाएगा, ग्रेविटी की वजह से जो मोशन होता है वैसा हो जाएगा। और एक्स में तो कोई एक्सेलेरेशन है ही नहीं, तो एक्स का मोशन जो हो जाएगा वो यूनिफॉर्मली वेलोसिटी से हो जाएगा, है ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स में मोशन यूनिफॉर्म स्पीड से हो जाएगा और वाई में बिल्कुल ग्रेविटी वाला मोशन हो जाएगा। तो आप सब कुछ निकाल सकते हो इस मोशन का। आपसे कोई पूछे कि एच हाइट से फेंका है तो यहाँ जमीन पे कब आएगा, तो इधर हाइट एज गिरा तो यहाँ का टाइम हो जाएगा √2h/, बहुत ही आसान। कोई आपसे पूछे जब वो जमीन पे गिरा तो उसकी एक्स में स्पीड क्या थी, यू ही रहेगी, वाई में स्पीड क्या थी, तो एच हाइट गिरा तो √2gh हो जाएगी, राइट। समझ में आ रहा है, ये एक्स की स्पीड यू ही रहेगी और वाई की स्पीड √2gh हो जाएगी, है ना। कोई बीच में किसी टाइम पर पूछ ले, जनरल टाइम पे पूछे, तो जनरल टाइम पे बीच में कहीं होगा पार्टिकल, एक्स की स्पीड तो हमेशा यू होने वाली है, वाई की जीटी हो जाएगी टाइम टी पे। तो जो भी और कुछ पूछा जाए निकाल सकते हैं। कोई बोले उसकी नेट वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल से एंगल क्या है बताओ, नेट वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल से एंगल क्या है, तो ये नेट वेलोसिटी ऐसे कुछ आएगी, उसका हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा अगर निकालना हो तो tan थीटा कैसे लिख सकते हैं इस ट्रायंगल से, वेलोसिटी का y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, बेसिक कॉन्सेप्ट से कर दिया। तो वेलोसिटी वेक्टर का एंगल लिखना है x एक्सिस से, तो वेलोसिटी वेक्टर का y और x कंपोनेंट का रेशियो से आ जाएगा। और जो भी पूछा जाए सब कर सकते हो, क्लियर, ये समझ में आ रहा है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, कोई डाउट, कोई रेंज पूछे रेंज कितनी आएगी, तो u स्पीड है, कितना टाइम लग रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट विल बी स्पीड इनटू टाइम, हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन ही नहीं है तो u इनटू टाइम, रेंज आ जाएगी। चलो, तो बहुत ही आसान होता है अगर बेसिक से सोचो पूरा, है ना। ये प्रोजेक्टाइल मोशन का सबसे आसान केस देता है, टॉप से किसी हाइट से उसको सीधा फेंक दिया। फिर कभी कभी ऊपर से एंगल पे भी फेंक देते, तो एंगल पे फेंकने वाला केस देखते, है ना, एंगल पे फेंकने वाला केस देखते। इसमें कुछ पूछना है आपको, ऑल क्लियर, कुछ पूछना है इसमें, डाउट कुछ, कोई डाउट नहीं लग रहा सबको, तो आगे बढ़ते, एंगल से फेंकने वाला केस देखते हैं। तो पार्टिकल को किसी हाइट से एक एंगल में प्रोजेक्ट कर दिया, लाइक दिस, क्या होता है, पाथ तो वही होगा, देखो इसका पैराबोलिक पाथ, है ना, इस तरह का पैराबोलिक पाथ होगा, वो ऐसा लगेगा जैसे कि यहाँ ग्राउंड नहीं थी तो वो नीचे चला गया, ये उसकी हाइट h हाइट से फेंका था, पार्टिकल यहाँ गिर रहा है, ठीक है। इसमें सबसे आसान होता है रेंज निकालना, इसमें सबसे आसान चीज होती है रेंज निकालना। वो पूछे ये रेंज बताओ क्या है, तो ये बताने के लिए अपन क्या करेंगे, मान लो ये ओरिजिन था, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस था, तो तुमने तो इस प्रोजेक्टाइल पाथ की इक्वेशन निकाली थी ना, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी, ये पार्टिकल जहां से फेंका ओरिजिन मान के, हॉरिजॉन्टल एक्सिस वर्टिकल वाई एक्सिस मान के, जो अपने शुरुआत की जो मोशन था इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी निकाली थी ना, वो यूज कर लो। वो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी होती थी y = x tan थीटा माइनस gx² अपॉन 2u² cos स्क्वायर थीटा, ये आती थी। अब ये x एक्सिस या y एक्सिस माना तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, हाइट विल बी -h, y ऊपर है इसलिए -h, और हॉरिजॉन्टल में रेंज r हो जाएगी, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे r, -h। नाउ दिस इज द पॉइंट जो सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, तो इसमें y को डालो -h, तो x की इक्वेशन मिल जाएगी, x इज r, तो रेंज मिल जाएगी, समझाया, ठीक है। थोड़ा सा इसमें टाइम निकालना भी कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि यहाँ से यहाँ आने का टाइम निकालो और टाइम के बाद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो भी है u cos थीटा वो मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज आल्सो करेक्ट। मुझे ये थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है, पता नहीं, अपनी अपनी चॉइस है ना, तो उसका कोई मीनिंग, मुझे क्यों अच्छा लगता है कोई लॉजिक नहीं इसका, है ना, ऐसा नहीं कि इससे जल्दी होगा, है ना, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। तो इस इक्वेशन में r, -h सेटिस्फाई करना चाहिए, तो इसमें y को -h डाल दो तो r की इक्वेशन मिल जाएगी, तो वो r निकाल सकते हो आप। चलो, और दूसरा तरीका एक और बताया आपको, है ना, वो मुझे गगनदीप ने भी भेजा, वो क्या गगनदीप बोल रहा है कि u cos थीटा मतलब x की वेलोसिटी लिखो क्या है, और यहाँ से आने का टाइम लिख दो, तो टाइम इनटू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल गिव हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, दैट इज आल्सो करेक्ट, ठीक है। और टाइम कैसे निकालोगे,
जब पार्टिकल यहाँ पे गिरा, so at that time displacement in y is minus h, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इन y को माइनस एच डाल के टाइम निकाल सकते हो। डिस्प्लेसमेंट इन y की इक्वेशन लिख दो, अपन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हो जाएगी माइनस एच इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये डिस्प्लेसमेंट इन y की इक्वेशन हो गई, इसको सॉल्व करके टाइम निकालो और वो जो भी टाइम आए वो टाइम इंटू यू एक्स कर दो, तो भी रेंज आ सकती है। ठीक है, चलो। अच्छा, इसमें कुछ और पूछ लिया, जैसे आपसे पूछ लिया कि यहाँ पर अब एंगल क्या है पार्टिकल का, यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर का एंगल क्या है। वेलोसिटी वेक्टर के एंगल के लिए अब वेलोसिटी के एक्स और वाई कंपोनेंट को निकालना पड़ेगा आपको। वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट तो u cos थीटा ही रहेगा जो शुरू में था, और y कंपोनेंट आपको डिराइव करना पड़ेगा। वो कैसे, जैसे यहाँ से अगर टाइम निकल गया तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट वो निकाल सकते हो, इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट माइनस जीटी, एक तरीका ये टाइम निकालने के बाद। दूसरा तरीका भी हमारे पास, एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका भी एनर्जी कंजर्वेशन। दूसरा तरीका, शुरू की एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर वी, बाद की मान लो फाइनल स्पीड वी है, इनका रिजल्टेंट वी है, तो बाद की एनर्जी ये होगी, और वो बाद में नीचे आ गया, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो गई, तो पोटेंशियल एनर्जी को माइनस एम जी एच भी लिख देना। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन से नेट वेलोसिटी आ जाएगी कितनी है, और नेट वेलोसिटी का अब आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता है, मान लो ये एंगल अल्फा था, तो v cos अल्फा आप जानते हो u cos थीटा, तो v पता है तो अल्फा आ गया, और अल्फा आ गया तो फिर v का y कंपोनेंट भी आ जाएगा, वो जाएगा v sin अल्फा। समझ में आ रहा है मैंने क्या बताया? वो 11th में आपको शुरू में बताते नहीं है क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ा नहीं होता है, पर अगर एनर्जी कंजर्वेशन अब तो पढ़ा हुआ है अपन ने, तो ये यूज करके भी जल्दी से यहाँ की वेलोसिटी निकाल सकते हो, है ना। यस, चलो। तो यहाँ की जैसी स्पीड आ गई, स्पीड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता है, तो स्पीड का एंगल भी मिल जाएगा आपको फिर कि किस एंगल पर है वो हॉरिजॉन्टल से, तो ये भी तरीका याद रखना। इज ऑल दिस क्लियर? क्या ये सब क्लियर है? वेरी गुड। इस केस का एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत लोगों को पसंद है, वो बहुत ज्यादा उसमें क्वेश्चन कभी कभी आते हैं, जब अच्छा क्वेश्चन बनाना होता है तो कई बार उस क्वेश्चन का कुछ कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं। तो क्या स्टैंडर्ड क्वेश्चन है मैं देता हूँ आपको। किसी हाइट से पार्टिकल को प्रोजेक्ट करा है किसी स्पीड u से एट एन एंगल थीटा, दैट थीटा कैन बी वेरिएबल, दिस थीटा कैन बी वेरिएबल, ये थीटा बदल सकते हो आप। द पार्टिकल्स वेलोसिटी u इज कांस्टेंट, एंड लेट्स से एग्जांपल के लिए मैंने आपको दे दिया कि u की वैल्यू रूट जी एच है, मैंने दे दिया आपको कि u की वैल्यू रूट जी एच है, नॉट नेसेसरी कि हर क्वेश्चन में डाटा दिया जाएगा, मैंने दे दिया कि u की वैल्यू रूट जी एच है। ठीक है, अब आपको बताना है इसे किस एंगल से फेंके, व्हाट शुड बी द एंगल सो दैट रेंज इज मैक्सिमम, व्हाट शुड बी द एंगल सो दैट दिस रेंज इज मैक्सिमम, बताओ। थीटा फॉर मैक्सिमम रेंज, थीटा फॉर मैक्सिमम रेंज क्या होना चाहिए? चलो, तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो कई बार पूछा जाता है, इसका भी स्टैंडर्ड तरीका है करने का, तो एक बार आप जल्दी से ट्राई कर लो, फिर मैं बताता हूँ कैसे करना है। सोहम का आंसर भी आ गया, बहुत बढ़िया सोहम, इतनी जल्दी कैसे करा सोहम, बताओ यार, हम जानना चाहते हैं सोहम कैसे करा यार, बताओ इतनी जल्दी, तो मुझे भी नहीं आता निकाल कर। अच्छा, ठीक है ठीक है, सोहम ने कल ही एक बुक में क्वेश्चन करा था, तो क्या वेलोसिटी भी यही थी क्या उसमें सोहम, ये वेलोसिटी थी क्या? ओके ओके, अच्छा, तो बाय चांस मैंने जो क्वेश्चन में वेलोसिटी दी वो एग्जैक्टली सोहम ने क्वेश्चन करा उससे मैच कर गया, इसलिए सोहम ने जल्दी से आंसर दे दिया। ठीक है, बाकी बच्चे करो, बाकी बच्चे करिए।
sin theta for range to be maximum. तो वंश का कुछ आंसर आया है, देखते। वंश, मुझे आपका आंसर डायमेंशनली इनकरेक्ट लग रहा है यार, थोड़ा सा चेक कर लो आप, है ना। इट इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। चलिए, कुछ का भी आंसर आया है, कुछ मैंने थीटा पूछा है, तो ये आपका आंसर जम नहीं रहा मुझे। सर्वेश गलत है। गलत है सर्वेश ये। यस, यही करना है यशवर्धन। चलो, करना कैसे है, बात करते हैं अपन। देखिए, रेंज निकालने के लिए अभी जस्ट मैंने बताया था आपको कि ये जो इक्वेशन है, ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन, इसमें आप है ना y कोऑर्डिनेट माइनस एच पुट करो तो x कोऑर्डिनेट शुड बी इक्वल टू रेंज, तो आप ऐसे रेंज निकाल सकते हो, है ना। तो मैं इस तरीके से प्रोसीड करने का आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि इससे आंसर थोड़ा सा आसान रहेगा निकालना। तो आप अगर यहाँ से रेंज निकालो तो इक्वेशन बनेगी माइनस एच शुड इक्वल टू एक्स टेन थीटा, एक्स विल बी इक्वल टू रेंज, तो रेंज इंटू टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर, एक्स इज आर, बाय टू यू स्क्वायर। अब u इस क्वेश्चन में रूट जी दिया है ना, तो वो पुट कर देता हूं मैं, तो रूट जी एच का स्क्वायर जी एच हो जाएगा, टू यू स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर थीटा, न्यूमरेटर में सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये इक्वेशन आ रही है। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो, जो जी से जी कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, तो ये हमारे पास है ना एक tan थीटा में क्वाड्रेटिक आ रही है। आप देखो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा के साथ कुछ टर्म है, उसको इधर लेके आता हूँ मैं, तो दिस इज गोइंग टू बी आर स्क्वायर, जी से जी कैंसिल हो गया, बाय 2h इंटू tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा में टर्म आया, फिर आर tan थीटा इधर आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है, वहां ऑलरेडी माइनस एच लिखा हुआ था, और इधर का ये टर्म उधर आके प्लस का हो जाएगा, प्लस जी जी तो कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर बाय 2h। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन रही है tan थीटा के टर्म्स में। नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड tan थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन शुड बी अ रियल एंगल। 0 से 90 में जो भी रखो, tan थीटा की कुछ रियल वैल्यू होगी, tan थीटा शुड बी अ रियल नंबर, so this quadratic equation should have real solution because tan theta is a real angle, angle real है तो tan theta will be a real number, so this equation should have real solution। क्या ये लॉजिक समझ में आ रहा है? थीटा 0 से 90 में कुछ भी रख सकते हो, 0 से 90 में कुछ भी रखो तो tan थीटा की वैल्यू कुछ आएगी, कुछ एंगल आएगा, दैट एंगल विल बी रियल एंगल, सो डेफिनेटली आपको इक्वेशन के रियल रूट्स मिलना चाहिए। तो रियल रूट की कंडीशन लगा दो उसके बाद, फॉर रियल रूट, रियल रूट की कंडीशन क्या होती है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर, बी इज हियर माइनस आर, माइनस 4ac, ए कितना दिख रहा है आर स्क्वायर बाय 2h, और c कितना दिख रहा है, c ये रहा आर स्क्वायर बाय 2h माइनस h, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसके ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की कंडीशन निकालो, तो देखो रेंज पे कंडीशन आ जाएगी। आप तो सॉल्व कर लो आगे थोड़ा, तो ये वाला टर्म मैं उधर ले आता हूँ, तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस आर का स्क्वायर विल बी आर स्क्वायर, दिस आर स्क्वायर विल गेट कैंसल्ड आउट, देखो ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये 4 बाय 2h, यहाँ पे 2h बचेगा, डिनोमिनेटर में h बचेगा, वो h को इधर लेके आओ,
तो यहाँ से h ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास, ऊपर बचा 2 टाइम्स r² / 2h माइनस h। थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, उधर 2h का एलसीएम एलसीएम ले लो, है ना। तो ये नीचे 2 का एक 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे h आया वो h² आ जाएगा, तो h² ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कैंसिल हो चुका, उधर बचा r² माइनस 2h²। वो 2h² भी इधर उठा के ले आओ तो 3h² आ जाएगा, तो 3h² रूट ले लिया तो √3h शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू r। तो यहाँ से r रेंज पे कंडीशन आ रही है, द रेंज शुड बी लेस देन इक्वल टू, रेंज शुड बी लेस देन इक्वल टू कितना आ रहा है h √3h, रेंज √3h से कम है, यहाँ से हमें कंडीशन मिल रही है। इसका मतलब मैक्सिमम रेंज क्या हो सकती है, √3h हो सकती है। रेंज मैक्सिमम √3h है, उसके लिए आपको यहाँ इक्वल लगाना पड़ेगा। यहाँ इक्वल करोगे तो यहाँ इक्वल, यहाँ इक्वल, यहाँ इक्वल, इक्वल हो गया मतलब क्या हो गया, रूट्स इक्वल हो जाएंगे दोनों, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। तो रूट्स अगर इक्वल हो गए तो रूट कितना आता है, -b/2 आता है ना, बिकॉज रूट्स इक्वल है, रूट्स का सम होता है b/2 है, और दोनों इक्वल है तो सम का हाफ विल बी अ रूट, दैट विल बी -b/2 है। तो b/2 है, रेंज की वैल्यू √3h है, और b ये रहा, उसका माइनस लगाएंगे तो r आ जाएगा, r/2a करोगे और उसका हाफ शुड बी द वैल्यू ऑफ tan थीटा। तो tan थीटा फॉर दिस रेंज ऑफ √3h शुड बी -b/2 है, तो -b/2 है, यहाँ से हो जाएगा r/2 है, r²/2h। वो 2h ऊपर गया, एक r कैंसिल होकर नीचे एक r बचा, नाउ r इज √3h, वो पुट करोगे तो यहाँ से 2/√3 आ गया, तो थीटा शुड बी tan इनवर्स 2/√3। मैंने क्या करा, लॉजिक समझ में आ रहा है सर? डिफरेंशिएट करके कर सकते हैं, डिफरेंशिएट करके कर सकते हैं, बट दैट इज वेरी लॉन्ग, है ना। एक मेरे पास डाउट आ रहा है बच्चों का, एक कुछ पूछ रहे बच्चे की डिफरेंशिएट करके भी तो कर सकते हैं, यस, बट दैट इज वेरी रॉन्ग, वेरी लॉन्ग मेथड, वो बहुत लंबी है, उससे सॉल्व करना कई बार है ना लेंथी हो जाता है, तो वो लेंथी तरीके से ये थोड़ा सा आसान हो जाता है। इसका लॉजिक अगर एक बार क्लियर हो जाए ना तो ये फिर बहुत जल्दी रिजल्ट देती है। शुरू में टाइम लगेगा, मुझे समझाने में टाइम लग रहा है, पर ये मैं जब समझाने नहीं पड़ता तो मैं बहुत जल्दी कर लेता, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट लिखना वगैरह सब टेंशन में आता है अपन को, तो ये बहुत जल्दी हो जाती है मेथड अगर इसकी प्रैक्टिस हो जाए। चलो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ, सोम बोल रहा है इतना लंबा है डिफरेंशिएट करके कि इक्वेशन 4 लाइन की होती है। अच्छा, सोहम बोल रहा है डिफरेंशिएट करके इक्वेशन ही 4 लाइन की बनती है, जो ऐसा होता है, डिफरेंशिएशन करके लेंथी हो जाता है। चलो लॉजिक समझ लो फिर से, क्या करा हमने, हमें इस पार्टिकल की रेंज मैक्सिमम कितनी होगी ये निकालना है, और किस एंगल पे होगी वो निकालना था। निकालना क्या था, एंगल निकालना है, रेंज मैक्सिमम की। तो पहले तो मैंने रेंज पे इक्वेशन बनाई। मैंने क्या करा, इक्वेशन और ट्राजेक्टरी में जब ये पार्टिकल यहाँ पे हिट करता है तो उसका y कोऑर्डिनेट शुड बी -h और x कोऑर्डिनेट शुड बी इक्वल टू r। तो पहले तो इक्वेशन और ट्राजेक्टरी में पुट करा, और ये cos² थीटा को ऊपर ले गया तो sec² थीटा तो tan² थीटा में कन्वर्ट कर दिया। नाउ दिस इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन tan² थीटा, उसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखा, तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन tan² थीटा। नाउ दिस इक्वेशन शुड हैव रियल रूट्स, बिकॉज़ एंगल थीटा की कोई रियल वैल्यू है, किसी रियल एंगल पे तो आएगा रेंज मैक्सिमम, तो एंगल थीटा की एक रियल वैल्यू है, दैट्स व्हाई फॉर एवरी वैल्यू ऑफ रेंज, हर किसी एंगल पे कुछ रेंज आएगी, तो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ रेंज देयर विल बी सम रियल एंगल, ठीक है, कुछ रियल एंगल होना चाहिए यहाँ पे। तो एंगल रियल होने के लिए डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, वो कंडीशन लगाई, वो कंडीशन लगा रहा हूं तो मैं सॉल्व करते करते मुझे रेंज पे कंडीशन मिल गई। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होने के लिए रेंज शुड बी लेस देन इक्वल टू √3 है, तो रेंज पे कंडीशन ऐसे आ रही है कि रेंज √3 से छोटी होना चाहिए, इसका मतलब मैक्सिमम रेंज इज √3h, यहाँ से डायरेक्ट समझ में आ गया। और ये भी समझ में आ गया कि जब रेंज मैक्सिमम है तो यहाँ इक्वल लगाना पड़ेगा, मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट 0 मतलब जो रूट्स होंगे तो -b/2 हो जाते हैं। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, एंड सम ऑफ द रूट्स होता था b/2 है, b/a -b/a, तो रूट्स जाएंगे -b/2। ठीक है, क्या है, समझ में आया? देख लो अच्छे से, कोई डाउट इसमें, किसी भी पार्ट में कोई डाउट? अच्छा, और एक और चीज, ऑनलाइन क्लासेस की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, बच्चों को कई बार ऑनलाइन क्लासेस अच्छे नहीं लगती क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता, ऐसा बोलते हो।
तो वो इसलिए गलतियां होती है, इसलिए बच्चों को नहीं आता है, क्योंकि जैसे मैं अभी देख रहा हूँ 4-5 बच्चे ही रिप्लाई करते हैं। जैसे अभी मेरे पास गगनदीप का आया, एक दो सोहम वोहम का आया है ना। तो इस तरह से 4-5 बच्चे कुछ रिप्लाई करते हैं, कुछ पूछते हैं, और बाकी बच्चे सिर्फ मुख्य दर्शक बन के देखते हैं। वो सिर्फ देखते हैं जैसे कोई टीवी चल रही है और चुपचाप बैठ के देखते हैं। देखो टीवी पे फिर भी तुम कपिल शर्मा शो देखोगे तो तुम्हें एंजॉयमेंट लगेगा, तुम इंटरेस्ट लोगे पढ़ने में। लेकिन पढ़ाई एक्चुअली कभी बहुत इंटरेस्टिंग होती नहीं, हमेशा बोरियत लगेगी आपको। अगर आप एक्टिवली पार्ट नहीं लोगे तो आपको एक्टिव रहना जरूरी है, पार्ट लेना जरूरी है। जब यहाँ कोई क्वेश्चन दिया जाए तो करना चाहिए, है ना। जब कोई डाउट आपसे पूछा जाए कि है क्या नहीं है तो आपको बताना चाहिए। यू शुड इंटरेक्ट। अगर इंटरेक्ट नहीं करोगे तो आपको लाइव क्लासेस बहुत ही बोरियत भरी लगेगी। चाहे कोई भी पढ़ाए, शाहरुख खान भी आके पढ़ाएगा तो भी आपको बोर ही लगने वाली है, क्योंकि है ही पढ़ाई बोर ही होती है। ठीक है, तो आपको भैया मतलब आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा। और हम जेई के लिए पढ़ रहे हैं, हम कोई स्कूल लेवल की बोर्ड के एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे, तो हम हर समय यहाँ पे एंटरटेनमेंट नहीं कर सकते। हम जेई के लिए जब पढ़ाएंगे आपको, तो हम हमेशा एंटरटेनिंग हो ये हमारे दिमाग में नहीं होगा। हमारे दिमाग में होगा कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन करना, लॉजिक अच्छे अच्छे बताना। तो आपको एंटरटेन करने के लिए हम पढ़ाएंगे नहीं, हम सिखाने के लिए पढ़ाएंगे। तब वो क्लास बोर ही होगी। अब जब तक आप इंटरेस्ट नहीं लोगे आपको क्लास में मजा नहीं आएगा। सो बी इंटरेक्टिव, बी अटेंटिव। जो भी चल रहा है क्लास में लिखते चलो, साथ में क्वेश्चन सॉल्व करो। और ये नहीं करोगे तो पूरा आपका सेशन खराब हो जाएगा। ठीक है, सभी बच्चों से बोल रहा हूं मैं। क्लास में मुझे 52 स्टूडेंट दिख रहे हैं और 5-6 बच्चों का रिप्लाई आता है बस। तो इन 5-6 के अलावा बाकी बच्चे जाग रहे हैं कि नहीं? रिप्लाई यस। जो जो बच्चा जाग रहा है सब यस रिप्लाई करिए। चलो वेरी गुड, काफी बच्चे को तो आ रहे हैं, अभी तक 10-15 के तो आ गए हैं। देखो 10-15 ही आए हैं अभी। बट प्लीज थोड़ा टाइम दे दीजिए ये क्वेश्चन लिखने के लिए। हाँ लिखो ना क्वेश्चन, मैंने कहा मना करा, लिखो। जो भी है क्वेश्चन लिखने का टाइम चाहिए तो बोलो, टाइम चाहिए जो भी है बोलो, है ना। आप माइक ऑन करके भी पूछ सकते हो मेरी क्लास में, तो ठीक है। तो जस्ट बी इंटरेक्टिव। लाइव क्लास का सेंस ही नहीं रहेगा अगर आप इंटरेक्ट नहीं करोगे तो। चलो देख लो, क्वेश्चन लिख लीजिए। कोई डाउट हो तो सोच लीजिए, कुछ समस्या हो पूछ लीजिए। तो लास्ट में टेन थीटा इक्वल टू एच बाय आर आ रहा है यूजिंग माइनस बी बाय 2a। अच्छा मैं चेक कर लेता हूँ मैंने कुछ गलत तो नहीं करा। टेन थीटा शुड बी माइनस बी बाय 2a। तो माइनस बी बाय 2। अच्छा मैंने 2 नहीं लगाया वहां पे, सॉरी माय मिस्टेक, मुझे 2 लगाना चाहिए था। मैं 2 नहीं लगाया, इससे ये 1 हट जाएगा, ये 2 हट जाएगा, न्यूमरेटर में 1 हो जाएगा। हाँ तो ये अच्छा करा ना यार, देखो मेरे से गलती हो गई, आपने देख लिया तो बस, है ना, मेरी गलती क्लियर हो गई, सही हो गई। ठीक है, टेन थीटा शुड बी माइनस बी बाय 2a। मैंने वो 2 लगाना भूल गया था तो इसलिए आंसर थोड़ा करेक्ट हो गया, 1/√3 होगा आंसर। यस गोपाल, 30 डिग्री हो गया आंसर देखो। देख लो सभी बच्चे, आप क्लियर? डन, ठीक है। तो ये हमने एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है हाइट से प्रोजेक्टाइल फेंकने पे उसकी मैक्सिमम रेंज वो क्या आ सकती है वो पूछा। अब इस पर कई सारी चीजें बन सकती है। देखो जैसे रेंज अलग अलग होगी तो यहाँ पे जो वेलोसिटी आएगी उसका एंगल भी तो अलग अलग होगा। दैट एंगल विल बी डिफरेंट, है ना। तो आपको इस एंगल की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है पूछा जा सकता है, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है पूछा जा सकता है ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है, तो कई सारे तरह से यहाँ क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं, तो आपको सब कुछ सोचना चाहिए। हर क्वेश्चन को करने का तरीका अलग अलग होगा डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या दिया है वो सोच के करना चाहिए अपन को। चलिए आगे बढ़ते। तो प्रोजेक्टाइल के बेसिक केसेस के अपने सब चीज देखी। अब इंक्लाइन पे प्रोजेक्टाइल को भी थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइन को भी देख लेते हैं। जब प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइन हो तो पार्टिकल का पाथ कैसा होता है?
क्या पाथ की इक्वेशन बदल जाती है कि पाथ अभी भी पैराबोलिक होता है? बताओ। चलो सभी बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं। कुछ बच्चे बोल रहे हैं एक्सिस बदल जाती है, कुछ बच्चे सिर्फ पैराबोला बोल रहे हैं। चलो पैराबोला बोल रहे हैं तो सब मान रहे हैं ना, सब मैं भी एग्री कर रहा हूँ पैराबोला होता है। क्या एक्सिस बदलेगा? क्या एक्सिस बदल जाता है? नो। कुछ बच्चे नो बोल रहे हैं, कुछ यस बोल रहे हैं। तो आंसर इज नो, एक्सिस विल बी सेम। आंसर इज नो, एक्सिस विल बी सेम। इंक्लाइन पे प्रोजेक्टाइल फेंका आपने, ठीक है, लाइक दिस, तो क्या इस पे लगने वाली ग्रेविटी में कोई चेंज आता है? क्या इसके एक्सेलरेशन में कोई चेंज आता है क्या? अभी भी ग्रेविटी तो वही रहेगी ना। ठीक है, नो चेंज होगा। तो भाई जब ग्रेविटी में कोई चेंज नहीं है तो प्रोजेक्टाइल का जो पैराबोलिक पाथ का जो एक्सिस होता है वो तो अलोंग द एक्सेलेरेशन होता है। तो ग्रेविटी ही सेम है तो प्रोजेक्टाइल का एक्सिस भी सेम ही होगा। इनफैक्ट पूरा पैराबोलिक पाथ ही सेम रहता है। जो ग्राउंड से फेंकने में पैराबोलिक पाथ होता है ना, वही पैराबोलिक पाथ बनता है, एग्जैक्ट सेम पैराबोलिक पाथ बनता है। बस फर्क ये है कि तुम्हारा पैराबोलिक पाथ के बीच में तुम्हारा इंक्लाइन आ गया, तो इंक्लाइन में पार्टिकल टकरा के रुक जाएगा, उसके आगे नहीं जा पाएगा ना। भाई आपका प्रोजेक्टाइल पाथ जो था उसके बीच में कहीं इंक्लाइन आ गया तो वहां पे पार्टिकल रुक जाएगा, इतनी सी चीज होगी। ठीक है, चलो ओके। नाउ अब इसके सॉल्व कैसे करें? कोई पूछे कि ये पॉइंट कहाँ पे होगा भाई, ये इंक्लाइन के अलावा कितनी डिस्टेंस चल गया पार्टिकल। तो अगर मैं बेसिक से जाने की कोशिश करूं, मैं अगर मैं सोचू ही नहीं इंक्लाइन के अलोंग एक्स वाई एक्सिस लेने की, बिल्कुल बेसिक से सोचू अगर, तो ये तो वही वाला प्रोजेक्टाइल पाथ है जो अपना पहले होता था। तो कोई अगर ये एक्स एक्सिस ले ले, यही वाई एक्सिस ले ले, तो सेम इक्वेशन और ट्राजेक्टरी आ जाएगी, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सेम इक्वेशन आ जाएगी, है ना। अब ये इक्वेशन इस लाइन को जहां कट करेगी वहां पार्टिकल टकराएगा। ये इक्वेशन इस लाइन को जहां कट करेगी वहां पार्टिकल टकराएगा। अब ये लाइन क्या है? ये इंक्लाइन का तुम्हें अगर एंगल पता हो, मान लो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वाज थीटा विद हॉरिजॉन्टल एंड इंक्लाइन का एंगल वाज अल्फा विद हॉरिजॉन्टल, तो ये जो इंक्लाइन की इक्वेशन है वो y इक्वल टू mx लिख सकते हो ना। m हो जाएगा tan अल्फा इनटू x, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो ना, इंक्लाइन की इक्वेशन। अगर इंक्लाइन का एक्स एक्सिस एंगल अल्फा है तो उसका स्लोप हो जाएगा tan अल्फा, तो उसकी इक्वेशन होगी y इक्वल टू x tan अल्फा, y इक्वल टू mx। तो ये और ये जब कट करेंगे, ये दोनों इक्वेशन जब एक ही कोऑर्डिनेट देगी आपको, वहां पे पाथ इसको कट करेगा। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते थे इसको ना, दिस इज अ वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इससे हमको समझ में आ जाएगा कि कहां पर क्या कोऑर्डिनेट होंगे इस पॉइंट के जहां पर तो वो पार्टिकल टकराने वाला है, और वो कोऑर्डिनेट पता चल गए तो ये रेंज निकालना आसान हो जाएगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। दिस रेंज विल बी एक्स एंड वाई, तो एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये तो एक तरीका हो गया, ऐसा भी कर सकते हैं। पर जो स्टैंडर्ड लोग क्या बताते हैं, अपनी किताबों में क्या दिया है, वो देख लेते हैं अपन, है ना। वो क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि कुछ चीजें निकालना उसी तरीके से जल्दी होता है, जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना उसी से जल्दी होगा, इसलिए वो मैं भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो उसको करने का स्टैंडर्ड तरीका क्या बताते हैं आपको? आपको बताया जाता है कि मान लीजिए एक्स एक्सिस इज अलोंग द इंक्लाइन, वाई एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, और आपको एंगल बोलते हैं कि इंक्लाइन से एंगल एज्यूम करो, एज्यूम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद इंक्लाइन लाइक दिस, थीटा एंगल इंक्लाइन से लो। मैंने ये इक्वेशन लिखते समय थीटा हॉरिजॉन्टल से लिया, अब थीटा आपको इंक्लाइन से लेना है, तो थीटा की डेफिनेशन ही बदल गई, तो ना ये इक्वेशन अब हट जाएगी। ठीक है, नाउ जी के कंपोनेंट ले लो, g along the incline will be g sin alpha and perpendicular to incline will be g cos alpha. So now you have acceleration in y direction and acceleration in x also. अब acceleration x में भी है, that is minus g, ये अल्फा होना चाहिए माइनस जी साइन अल्फा, और एक्सेलेरेशन y में माइनस जी cos अल्फा। अब x और y के अलग अलग इक्वेशन लिख लो, us u का x में कंपोनेंट विल बी u cos थीटा, u का y में कंपोनेंट विल बी u sin थीटा, और जो भी डिस्प्लेसमेंट मोशन की जो भी इक्वेशन लिखना चाहते हो लिख दो।
जैसे डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन हो जाएगा यूएस इंटू टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन हो जाएगा यूवाई इंटू टी प्लस हाफ एवाई इंटू टी स्क्वायर, है ना, जो भी करना चाहो वो लिख दो। चलो अब कोई पूछे टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब पार्टिकल यहाँ कब गिरेगा, तो जब यहाँ गिरेगा तो अब एक्स एक्सिस पे आ गया तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया, जब वो यहाँ गिरेगा तो वाई विल बी 0, डिस्प्लेसमेंट इन वाई 0, तो ये 0 करके टाइम निकाल लो, ये 0 करके टाइम निकाल लो तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, है ना, एट टी टाइम ऑफ फ्लाइट एस वाई इज 0, इसको 0 पुट करो तो टाइम आ जाएगा यहाँ से, देखो क्या आ जाएगा 2 ui अपॉन ay, और ui और ay कितना कितना रख दो तो आ जाएगा 2 u sin थीटा अपॉन ay वाज व्हाट वाज ay g cos अल्फा, मैग्नीट्यूड डालना उसका, यहाँ पे अपन ay का मैग्नीट्यूड लेंगे g cos अल्फा, ये आ गया अपना टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। अब रेंज पूछी जाए तो एट दिस टाइम व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट sx, वो निकाल लो तो रेंज आ जाएगी, ऐसे अपन बेसिक से कर सकते हो, क्लियर, क्या ये क्लियर हो रहा है आपको कैसे करना चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस? सर हाँ बोलिए सर, इसमें रेंज का फॉर्मूला याद रखना चाहिए कि नहीं? बहुत याद बड़ा रखना चाहिए, बड़ा है पर देखो जल्दी कर लो क्वेश्चन इसलिए याद होना चाहिए, है ना, कई जगह मैंने देखा है कि वो याद होता है तो क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है, जल्दी हो जाता है, से हर बार डिराइव करते रहना लेंदी हो जाता है, तो याद रखो, ठीक है। ऑल्दो मैं बोल रहा हूँ मेरे को भी याद नहीं है, मैं भी डिराइव ही करता हूँ जब जरूरत पड़ती तो, पर याद रहेगा तो इट्स वेरी गुड, है ना, वो हमेशा अच्छा ही रहेगा याद रखना, ठीक है। चलो एंड आई एग्री कि वो बड़ा फॉर्मूला है, डिफिकल्ट होता है याद करने में, तो मुझे याद नहीं है, मैं हमेशा निकाल जल्दी लेता हूँ, लेकिन मैं मेरी क्वेश्चन की स्पीड में हमेशा ऐसी रहती थी कि मैं फटाफट कर लेता था, तो या तो स्पीड इतनी खतरनाक हो आपकी कि मतलब आप हर चीज फटाफट डिराइव कर लो बिना गलती के, तब ठीक है, ठीक है, अदरवाइज तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि याद रखो, ओके। तो अब रेंज का फॉर्मूला भी मैं डिराइव करा देता हूँ, है ना, जरूरत पड़ती है क्योंकि रेंज हो जाएगी इस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट इन एक्स, ये निकाल देता हूँ यूएक्स क्या था अपना u cos थीटा इंटू टी, टी वॉज u sin थीटा 2u sin थीटा बाय g cos अल्फा प्लस हाफ a में माइनस साइन आ जाएगा तो ये हो जाएगा a x वॉज sin अल्फा इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा 4u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन g स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, ना इससे वो फॉर्मूला निकल जाएगा, वो अपना क्या फॉर्मूला आता है कुछ 2u स्क्वायर sin थीटा इंटू cos अल्फा माइनस थीटा बाय g cos अल्फा, ऐसा कुछ आ जाता है ना, ऐसे कुछ रहता है ना शायद। चलो कुशाग्र पूछ रहा है सर आपने भी जेई दिया था, बेटा हाँ यार कई सालों से जेई में मतलब आईआईटी में पढ़ने के लिए जेई देना जरूरी है, तो जेई देना ही पड़ता है अगर कोई आईआईटी जा रहा है तो, ठीक है। चलो इज दिस क्लियर, इसके आगे कर लोगे फॉर्मूला, इसके आगे जो आता है वो डिराइव करके लिख लेना। अब उसके बाद वो डेरिवेशन का जिसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और है, वो रेंज मैक्सिमम कब होती है, ये भी बहुत जरूरी है, इसको भी याद रखना, है ना, क्या याद है बताओ कब होती है रेंज मैक्सिमम? रेंज मैक्सिमम के लिए कितने एंगल पे फेंकना पड़ता है पार्टिकल को, प्रोजेक्शन का एंगल क्या होता है? तो चलो 45 नहीं होता है, बाकी बच्चे सही रिप्लाई दे रहे हैं, वेरी गुड। रेंज मैक्सिमम होने के लिए क्या करना चाहिए, जो इंक्लाइन और वर्टिकल का एंगल है, इंक्लाइन का हॉरिजॉन्टल से एंगल अल्फा, तो अब बचा हुआ यहाँ एंगल क्या हुआ 90 माइनस अल्फा वर्टिकल के साथ, इसके ठीक एंगल बाइसेक्टर पे प्रोजेक्ट करो, इसके ठीक एंगल बाइसेक्टर पे प्रोजेक्ट करो, जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होना चाहिए विद इंक्लाइन वो होना चाहिए हाफ ऑफ दिस एंगल दैट इज π/4 माइनस अल्फा बाय 2, इस एंगल पे फेंको तो मैक्सिमम रेंज आती है, जब अल्फा 0 होता है तो अल्फा 0 डालो तो π/4 पर फेंकना पड़ता है आपको, है ना, तो अब आपको जो इंक्लाइन और वर्टिकल के बीच का एंगल है उसके एग्जैक्टली हाफ एंगल पे फेंकना चाहिए, अगर ऐसा होता है तो रेंज मैक्सिमम आती है, ठीक है, यहाँ पर रेंज मैक्सिमम आती है, और इस रेंज मैक्सिमम का फॉर्मूला भी याद रखना चाहिए, बताओ क्या आता है यहाँ पे फॉर्मूला, याद है क्या?
बच्चे बोल रहे हैं नो। इसका फॉर्मूला जरूर याद रखना बच्चों, ये कई क्वेश्चन में जल्दी देगा आपको रिजल्ट, ये याद देगा। तो जैसे एक क्वेश्चन आता है, मैं एग्जांपल देता हूँ कि कहाँ पे जरूरत पड़ेगी। एक क्वेश्चन आता है, एक पोल दे दिया, कोई दीवार दे दी, है ना, और उस दीवार की इस पॉइंट पे आपको बॉल को हिट कराना है। यहाँ से बॉल फेंकना है किसी डिस्टेंस से, मान लो ये डिस्टेंस 20 मीटर है और दीवार की हाइट सपोज दे दी 4 मीटर, और आपको बोला यहाँ से बॉल को फेंकना है और किसी एंगल में फेंकना है विथ मिनिमम पॉसिबल स्पीड, u इज मिनिमम पॉसिबल, so that ball is hitting that wall. बॉल जो गेंद है वो इस बॉल के इस पॉइंट को हिट कर रही है ना, तो उसके लिए मिनिमम एंगल क्या होना चाहिए, उसके एंगल क्या रखना है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन क्या है फिर से सुन लो। एक गेंद को फेंका जा रहा है, बॉल को फेंका जा रहा है विथ सम एंगल एंड विथ मिनिमम पॉसिबल स्पीड, व्हाट शुड बी द एंगल सो दैट दिस बॉल हिट्स द टॉप ऑफ द वॉल, दीवार के टॉप को हिट करे, इसके लिए मिनिमम पॉसिबल एंगल क्या होना चाहिए, ऐसा पूछ लेते हैं। तो यहाँ लॉजिक क्या लगाते हैं हम कि बेसिकली इस गेंद का यहाँ जाके टकराना, इसका मतलब ये हो गया कि उसको इस इंक्लाइन प्लेन पे इतनी रेंज कवर करना है। अगर एक गेंद जाके यहाँ टकरा रही है, इसका मतलब ये हो गया कि एक इंक्लाइन प्लेन है, इमेजिन कर रहे हो देयर इज ए इंक्लाइन प्लेन, और वो इंक्लाइन प्लेन का जो एंगल हो जाएगा वो तुम निकाल सकते हो, ऑफ कोर्स tan थीटा विल बी 4/20, वो निकाल सकते हो। यहाँ जाके टकराना है तो रेंज आपको इतनी चाहिए, रेंज इतनी होना चाहिए, इस इंक्लाइन पे इतनी रेंज होना चाहिए, रेंज इज 6। अब वो रेंज जो हो सकती है, जितना यू कम करोगे तो ये रेंज मैक्सिमम वाली हो जाएगी, है ना। सो मिनिमम पॉसिबल स्पीड के लिए मैक्सिमम पॉसिबल रेंज शुड बी दिस रेंज, ऐसा लॉजिक लगा देते हैं। आ रहा है समझ में ये? इज दिस लॉजिक क्लियर? यस, ओके। तो एक तरीका तो ये होता है ऐसे क्वेश्चन को करने का, और दूसरा तरीका वही अपनी इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी का, इस एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल मान लो, वाई एक्सिस वर्टिकल मान लो, फिर पार्टिकल की ट्राजेक्टरी की जो इक्वेशन होती है y इक्वल टू एक्स इन थीटा वो लिखो, और उसमें ये कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करा दो, y शुड बी 4 x इक्वल टू 20, और ये सेटिस्फाई करने के बाद एक इक्वेशन बनेगी tan थीटा में क्वाड्रेटिक, और उस क्वाड्रेटिक के रियल रूट की कंडीशन लगा दो, तो उससे हो जाता है। ठीक है, दूसरा तरीका वो हो जाता है अपने पास। ठीक है, दूसरा तरीका समझ में आया? दूसरा तरीका समझ में आया? मैंने क्या बोला, फिर से बोल रहा हूं मैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी लिखो, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। तो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी लिखो, उसमें अगर ये पॉइंट से बॉल पास हो रही है तो उसका कोऑर्डिनेट x20 y4 होना चाहिए, तो 20,4 शुड सेटिस्फाई दैट इक्वेशन, उसमें 20,4 पुट कर दो, एंड आफ्टर दैट इक्वेशन विल बिकम अ क्वाड्रेटिक इन tan थीटा, सो दैट tan थीटा शुड बी रियल, तो उसकी कंडीशन निकाल लो, उस इक्वेशन के रूट रियल आए, उसके जो भी वैल्यू होगी वो टाइप कर लो। ठीक है, तो उससे हो जाएगा। सेकंड तरीका वो हो सकता है। ठीक है, चलो। सोहम बोल रहा है इसमें थीटा की वैल्यू निकालना है फॉर मिनिमम यू। यस, यू मिनिमम पॉसिबल है जिससे कि बॉल हिट कर रही है, तो थीटा क्या होना चाहिए यही पूछा था। ठीक है, चलिए। तो ये मैंने इंक्लाइन पर रेंज वगैरह कॉन्सेप्ट अपन ने रिकैप करे। अब फॉर्मूले कुछ आपको इसमें याद होना चाहिए, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग याद रखिएगा, और याद रहेंगे तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, चलो। तो ये अपन ने कुछ प्रोजेक्टाइल वगैरह इन सबका रिकैप करा। आफ्टर दैट फिर काइनेमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा रिलेटिव मोशन। रिलेटिव का कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो बेसिकली एक पार्टिकल के रिस्पेक्ट में दूसरे को देखो, एक पार्टिकल को ओरिजिन मान के दूसरे को देखने लगो, तो ऐसे इस तरह से देखना कहते हैं कि रिलेटिव देख रहे हैं। दोनों पार्टिकल मूव कर रहे हैं, पर किसी एक जो मूव कर रहा है उसको ओरिजिन मान लिया और वहां पे एक्स वाई एक्सिस लेके दूसरे को देखने लग गए, तो इस तरह का एनालिसिस कहलाता है कि रिलेटिव देख रहे हो। ठीक है, हाँ, एक विशाल का एक और चीज आई है, इंक्लाइन पे पार्टिकल यहाँ परपेंडिकुलर स्ट्राइक करे, इसकी भी कंडीशन होती है। तो जो परपेंडिकुलर स्ट्राइक करेगा, सो एट द टाइम ऑफ हिटिंग द प्लेन उसकी वेलोसिटी इधर होगी, तो एक्स की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। सो एट दिस टाइम वेलोसिटी इन एक्स शुड बी 0, तो वेलोसिटी इन एक्स लिखो, उसको 0 कर दो, तो वो 90 डिग्री पे गिरने की कंडीशन आ जाती है। ठीक है विशाल, बाकी सब बच्चे
इसमें एक कंडीशन और पूछते हैं कि पार्टिकल यहाँ पे 90 डिग्री पे गिरे, इस कंडीशन क्या होगी। तो एट द टाइम ऑफ हीटिंग, जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उस टाइम पे वेलोसिटी इन x शुड बी 0, x की वेलोसिटी 0 होगी तो y 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। वैभव जो भी बोल रहे हो आप ठीक है, वो मतलब लॉजिक एग्जैक्ट तो मेरे को याद नहीं है, पर लॉजिक पता है कि करना ऐसे, है ना, तो उसको कर सकते हो आप, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू रिलेटिव मोशन। बाकी आप लोग क्वेश्चन सब करिए आपके मॉड्यूल वगैरह से, आगे बढ़ते। मुझे बताओ रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, पार्टिकल बी की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल ए कैसे निकालते हैं। चलो मेरे पास आंसर आ रहा है बीबी माइनस बी है, वेरी गुड, है ना। क्यों ऐसा क्यों करते, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी माइनस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए, दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ऐसा क्यों। ये क्या किसी एलियन ने आके अपन को बताया था क्या, ऐसा क्यों डिफाइन करा हमने, क्या लॉजिक है इसके विषय बताओ। सर हाँ बोलिए। सर क्योंकि अपन वी ए को रिस्पेक्ट में आने तो उसको रेस्ट पे रखते हैं, और रेस्ट पे रखते हैं तो उसका वेक्टर एडिशन करते तो वो नेगेटिव हो जाता है, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। फिर से बोलो, समझ नहीं अच्छे से मेरे को, फिर से बोलो। सर अपन जब जिसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, मतलब उसको अपन रेस्ट पे रखते हैं, और सर रेस्ट पे रखते हैं तो वेक्टर एडिशन में वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है फिर उसकी वेलोसिटी। कुछ लग रहा है, बाकी मुझे अभी माधव ने कुछ लिख के भेजा है, वो सबसे अच्छा लग रहा है। माधव ने क्या लिख के भेजा है मैं बताता हूँ, देखो। मान लो दो पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में चल रहे, जेड में भी चल सकते हैं, मैं एक्स वाई प्लेन का ही मान रहा हूँ फिलहाल। देयर इज अ पार्टिकल ए हियर, देयर इज अ पार्टिकल बी हियर। द पोजीशन ऑफ पार्टिकल ए इज गिवन बाय इट्स पोजीशन वेक्टर, द पोजीशन ऑफ पार्टिकल बी इज गिवन बाय इट्स पोजीशन वेक्टर। व्हाट विल बी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी फ्रॉम ए, ए से देखने पे बी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, दैट पोजीशन वेक्टर विल बी गिवन बाय आर बी माइनस आर ए, am I right? A vector from A to B should be given by this. This is by definition in vectors. यहां से यहां का वेक्टर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आप लिख सकते हो RB माइनस आर, सही है ना। यस ठीक है। अब A से देखने पर B का वेक्टर पोजीशन का ये लग रहा है, मतलब A को ओरिजिन मानो तो B का पोजीशन वेक्टर ये हो गया। सो दिस इज नथिंग बट पोजीशन वेक्टर ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। ये पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए की डेफिनेशन हो गई, बी का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ए की डेफिनेशन ही हो गई। नाउ वेलोसिटी इज जस्ट डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर, so velocity of b with respect to a, by definition it is differentiation of position vector of b with respect to a, but rba is this is d dt of rb minus ra। if you just डिफरेंशिएशन में अपन अब डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ddT को इस तरह से, तो दिस विल बिकम ddt ऑफ rb वेक्टर माइनस ddt ऑफ ra वेक्टर। दो चीजों के डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन इक्वल टू देयर डिफरेंशिएशन डिफरेंस, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा बाय डेफिनेशन वेलोसिटी ऑफ v एंड बाय डेफिनेशन दिस इज वेलोसिटी ऑफ a। तो दैट्स व्हाई ये ऐसा आ जाता है। ऐसे ही एक्सेलरेशन का हो जाता है, इसको डबल डिफरेंशिएट करो तो एक्सेलरेशन में आ जाएगा, है ना। चलो काफी बच्चों ने शायद यही मुझे बोला था, पर मैंने अभी शायद एक ही बच्चे का पढ़ पाया था, तो कई कई बच्चों ने बिल्कुल सही कहा था। तो भाई जो डेफिनेशंस है हमारी पोजीशन वेक्टर्स की, वेलोसिटी की, उनकी वजह से ऐसा हो जाएगा। चलो तो ये तो अपन समझ गए। अब दूसरी बात, इसको लगाने में बच्चों की बहुत गलतियां होती, बच्चे वेक्टर में बहुत गलतियां करते हैं। असल में उनको रिलेटिव में जो उनको दिक्कत आती है ना, वो वेक्टर की वजह से आती है। जितने भी बच्चों को मैंने डाउट देखे हैं रिलेटिव में, बोल रहे रिलेटिव का आ नहीं रहा, तो उनको दिक्कत पता क्या होती है, वो वेक्टर नहीं करते आराम से। तो आपको वेक्टर स्ट्रॉन्ग रखना है, ठीक है, वेक्टर स्ट्रॉन्ग होगा तो गलतियां नहीं होगी। दूसरी चीज आपको ये पता होना चाहिए कि रिलेटिव वेलोसिटी अगर पता हो तो पार्टिकल की वेलोसिटी कैसे निकाला, जैसे va पता हो, रिलेटिव वेलोसिटी पता हो, तो
पार्टिकल की वेलोसिटी शुड बी रिलेटिव वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी ऑफ ए। ये आपको आना चाहिए। बस अब क्वेश्चन से आपको समझना पड़ेगा कि दिया क्या है तो फिर करना पड़ेगा। एक चीज और समझना है आपको कि कई बार हमें वेलोसिटी रिलेटिव वाली पता रहती और हमें एक्चुअल निकालना पड़ती है। जैसे पानी में अगर कोई स्विमर स्विम करता है, कोई तैर रहा है पानी के अंदर, तो अगर पानी शांत है तो पानी के रिस्पेक्ट में ही वो तैर पाता है। पानी अगर फ्लो करता है तो पानी की वेलोसिटी, आप जो वेलोसिटी आपकी रखना चाहोगे उसमें ऐड हो जाएगी। अगर आप किसी बोट में हो, बोट को आप एक रिवर बैंक से दूसरे रिवर बैंक की तरफ फ्लो कराने की कोशिश करो तो आप सीधे सीधे जा पाओगे अगर पानी शांत है। पर पानी का भी फ्लो है, अगर वाटर इज ऑल्सो फ्लोइंग, तो आपका नेट वेलोसिटी ऐसे होती है, आपको एक्सपीरियंस से पता है। दिस इज बिकॉज यू कैन कंट्रोल योर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मीडियम इन विच यू आर मूविंग। हम हमेशा अपनी वेलोसिटी मीडियम के रिस्पेक्ट में कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हम सब अर्थ पे खड़े, अगर आप घर पे एक चेयर पे बैठे हो या कहीं पे खड़े हो, जो भी है, जैसे मैं अभी यहाँ फ्लोर पे खड़ा हूँ, ठीक है, तो मैं अगर मूव करूँ तो मैं विद रिस्पेक्ट टू फ्लोर ही मूव कर सकता हूँ। इफ दिस फ्लोर इज मूविंग, उसकी वेलोसिटी पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं। मैं अगर मूव करूंगा तो मेरी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू फ्लोर ही कंट्रोल में कर सकता हूँ, ठीक है। If this floor is moving, then that velocity plus my velocity with respect to floor will be my net velocity. My net velocity will be my velocity with respect to floor plus velocity of floor. हम हमारे ये चीज कंट्रोल कर पाएंगे। एक फ्लोर पे अगर हम चल रहे हैं, जैसे मैं अगर वॉक करूं तो मैं फ्लोर के रिस्पेक्ट में वॉक कर सकता हूँ। लॉजिक समझ आया ये? In many situations, we can control the relative velocity, not the actual velocity. जैसे पानी में स्विमर की वेलोसिटी वो हमेशा पानी के रिस्पेक्ट में कंट्रोल होती है, बोट के केस में भी सेम। साउंड की वेलोसिटी इज विद रिस्पेक्ट टू मीडियम एयर। अगर एयर भी फ्लो कर रही हो तो साउंड का वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो जाएगा। चलो, एस्केलेटर का भी बहुत अच्छा एग्जांपल है। यस, बिल्कुल सही, एस्केलेटर इज वेरी गुड एग्जांपल फॉर दिस। अगर एस्केलेटर पे हम खड़े हैं अगर एक लोकेशन पे और एस्केलेटर मूव कर रहा है तो हम अब एस्केलेटर के साथ ऊपर चले जाते हैं। और मैं अगर वॉक करने लगूं एस्केलेटर पे, एस्केलेटर की डायरेक्शन नहीं तो मैं थोड़ा तेजी से ऊपर जाता हूँ। मैं उल्टा वॉक करूं, अगर एस्केलेटर ऊपर जा रहा है मैं नीचे की तरफ सेम स्पीड से वॉक करूं तो मैं एक ही जगह पे खड़ा रह जाऊंगा। तो एस्केलेटर बहुत बढ़िया एग्जांपल इसका, वेरी गुड। ठीक है, चलो, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी में हमको ये चीज ध्यान रखना है कि कई बार हम जो कंट्रोल कर पाते हैं दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी, नॉट द एक्चुअल वेलोसिटी। तो ये अब हमको ध्यान रखना है। उसका वेक्टर एडिशन वगैरह आना चाहिए तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इसमें। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं, पहले तो कुछ 1D के रिलेटिव मोशन के क्वेश्चन देखे होंगे आपने। 1D के रिलेटिव मोशन में कुछ नहीं करना होता है भाई, ये फॉर्मूला लगाओ, रिलेटिव वेलोसिटी वगैरह आ जाएगी, रिलेटिव इक्वेशंस लिख दो और कर दो क्वेश्चन। तो 1D रिलेटिव के क्वेश्चन तो काफी आसान होते हैं। उसमें एक क्वेश्चन कई बार पूछते हैं कि एक बस चल रही है, एक लड़का पीछे भाग रहा है और उसे बस को कैच करना है। ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है कि बस है, मान लो बस में कोई बैठा है, वो लड़का उससे कुछ बात करना चाहता है, तो वो लड़का पीछे है और लड़का किसी स्पीड u से भाग रहा है और बस कांस्टेंट एक्सेलरेशन a से चल रही है। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, दिस a इज एक्सेलरेशन, u इज स्पीड और वेलोसिटी। ठीक है, तो लड़का चाहता है बस कैच करना, तो बस को कैच कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, है ना। और हाँ, पुलिस चीफ वाले क्वेश्चन भी ऐसे ही कुछ आते हैं। और शुरू में बस और इसके बीच की कोई डिस्टेंस दे दी, मान लो इनिशियल डिस्टेंस वाज समथिंग d, तो आपसे पूछ लेते वो लड़का कैच कर पाएगा कि नहीं। तो इसको रिलेटिव से भी कर सकते हो, क्योंकि जब भी दो चीजों के बीच की डिस्टेंस का क्वेश्चन हो तो रिलेटिव से करना थोड़ा जल्दी हो जाता है ना। अगर बस के रिस्पेक्ट में लड़कों को देखा जाए तो लड़के की वेलोसिटी u है और एक्सेलरेशन माइनस u दिखेगा रिलेटिव देखने पे। फिर उसके बाद रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लगा दो, s इक्वल टू u रिलेटिव इंटू t, एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाएगा, इंटू t इसको ये लगा दो। अब s 0 हो सकता है कि नहीं चेक कर लो, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट d है, इनिशियल d है, तो डिस्प्लेसमेंट जब प्लस s हो जाएगा तब लड़का बस को पकड़ लेगा। तो ये d हो सकता है, अगर लड़के ने बस को पकड़ लिया तो डिस्प्लेसमेंट d हो जाएगा। तो बस अब ये इसको सॉल्व करो, टाइम रियल होगी, ये कंडीशन निकाल दो। ठीक है, यस, चलो समझ में आया ये, है ना। जब वो कैच कर लेगा लड़का बस को, तो लड़के ने बस के रिस्पेक्ट में डी डिस्प्लेसमेंट कर लिया, तो डिस्प्लेसमेंट डी हो गया और ये इक्वेशन बनेगी टाइम की। अब इससे टाइम रियल आना चाहिए अगर लड़का सही में कैच कर पाएगा तो ऐसे क्वेश्चन आते थे 1D में।
फिर इसमें 2D में आ जाएगा रिलेटिव में, तो 2D में तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक आता है रेनविंड प्रॉब्लम, बारिश गिर रही है, आदमी छाता लेकर दौड़ रहा है, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं कि आदमी पहले तो खड़ा है तो बारिश कितने एंगल पे लग रही है, फिर वो दौड़ने लग गया तो बारिश बिल्कुल वर्टिकल लग रही है, तो बताओ लड़का कितनी स्पीड से दौड़ रहा है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, है ना। यस, वेरी गुड। फिर रिवर बोट प्रॉब्लम आती है, रिवर स्विमर या रिवर बोट प्रॉब्लम, कि एक नदी है वो फ्लो कर रही है, एक कोने पे एक लड़का है, दूसरे कोने पे जाना है उसे, अगर वो एकदम ठीक अपोजिट कोने पे जाना चाहता है तो कितने एंगल पे वेलोसिटी रखना पड़ेगी, वो रिवर को शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करना चाहता है तो क्या वेलोसिटी रखना पड़ेगी, है ना। अब वी विल नॉट गो इन एवरी क्वेश्चन, हम हर किसी क्वेश्चन में नहीं जाएंगे अब, क्योंकि इतना ना तो अपने पास टाइम है अभी, एंड ये सब बहुत, फिर हर एक का एक एक केस बनता है तो फिर बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगी पूरी अपनी। सबको करना कैसे है वो आपको पढ़ाया गया है 11th में अच्छे से, आप रिकैप करो, जो समझ नहीं आए डाउट आए वो पूछ लो, है ना, दैट विल बी बेटर वे टू डू, ठीक है। चलो फिर हाँ यस, फिर एक रिवर बोट के बाद आता है एयरक्राफ्ट में प्रॉब्लम। भाई हवा चल रही है, हवा में प्लेन उड़ रहा है, तो प्लेन को जाना है आगरा से बॉम्बे, अब आगरा से बॉम्बे की डायरेक्शन ये है, हवा चल रही है ऐसे, तो प्लेन को कैसे चलना पड़ेगा। तो जब आपको ऐसे क्वेश्चन दी जाए ना, उसमें बेसिकली आपकी प्लेन की नेट वेलोसिटी आपको किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में रखना है, आगरा टू बॉम्बे रखना है, अगर आगरा से बॉम्बे जाना तो नेट वेलोसिटी जानते हो किधर रखना है, और प्लेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एयर किधर होना चाहिए पूछ लिया, विंड की वेलोसिटी पता है, तो आप क्या करेंगे, विंड की और प्लेन की ऐड होके जिधर आना चाहिए उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैंसिल होना चाहिए, ये लॉजिक लगा सकते हो। अगर दो वेक्टर का एडिशन, वेक्टर ए और वेक्टर बी का एडिशन आप चाहते हो कि इस डायरेक्शन में आ जाए, यू रिक्वायर दैट देयर एडिशन शुड बी अलोंग दिस डायरेक्शन, तो इसके परपेंडिकुलर उनके कंपोनेंट कैंसिल हो जाना चाहिए, इसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट वो कैंसिल हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इधर वाले ऐड हो जाएंगे, समझे। चलो यस, ओके, तो इस तरह का सब था, ये एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम हो गई। फिर आती शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्रॉब्लम। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्रॉब्लम मतलब कि वो दो पार्टिकल को फेंक दिया, दोनों सेम एक्सेलरेशन से चल रहे हैं, उनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या आएगी, एक पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है, वाई के अलोंग चल रहा है, तो उनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या आएगी, ऐसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्रॉब्लम आते हैं। उसमें क्या करते हैं, एक रिस्पेक्ट में दूसरे को देखो, जो भी रिलेटिव वेलोसिटी है उसका उस वेलोसिटी पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो इससे, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना। यस, फिर कोलिजन की कंडीशन, दो पार्टिकल हवा में टकरा जाए तो उनके बीच का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, डिस्टेंस बीच की जीरो हो जाएगी, तो सब क्वेश्चन भी कर रहा है। चलो तो ये हाँ, ट्राइंगल के 3 एंड पे पार्टिकल, अब मतलब बहुत सारी चीजें हैं, तो अब मैं एक एक क्वेश्चन तो यहाँ सब नहीं करा पाऊंगा, तो आप लोग अब सब देखना, जो 12th के लिए जरूरत थी वो सारा आपका हो चुका है, तो अब आपको 12th में काइनेमेटिक्स में उतनी दिक्कत नहीं आएगी, और क्वेश्चंस के लिए आप थोड़ा सा पहले से मैकेनिक्स थोड़ा रिवाइज कर लो, तो आपको 12th में दिक्कत कम है, ठीक है। चलो तो अपना ऑफिशियल टाइम भी हो गया है, तो अपन आज यही रुकते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आपका इलेक्ट्रिसिटी चालू होने वाला है, वो सब आपको बता ही दिया है, एंड आई विल ट्राई टू सेंड द रिकॉर्डिंग ऑन अ यूट्यूब लिंक, ठीक है। चलो और क्वेश्चन बैंक कर लीजिए, वेरी गुड, है ना। हाँ, अगली क्लास से इलेक्ट्रिसिटी चालू होगा आपका, क्वेश्चन बैंक कर लीजिए, और डब्ल्यूपी में कंजर्वेटिव फोर्स का लॉजिक एंड पोटेंशियल एनर्जी का लॉजिक ये यूज हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क एनर्जी थोड़ा ये जरूरत पड़ेगी आपको, थोड़ा थोड़ा दिन में पड़ेगी, मतलब एक दो हफ्ते के बाद पड़ेगी, तो एक दो हफ्ते में ये चीज कर लेना, ठीक है। चलिए हाँ, क्लास 12 के मॉड्यूल जैसे जैसे आपको जरूरत पड़ेगी आपको शेयर कर दी जाएंगे, है ना, अभी जब जरूरत पड़ेगी तब शेयर करेंगे।